हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वंश स्मार्ट क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के सिलेबस को कवर करेंगे जो आपके पेपर नंबर 4 में है। अब इसके अंदर आपका 50 मार्क्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स है और 50 मार्क्स का आपका मैनेजमेंट है। तो आइए देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में कितने कितने चैप्टर्स हैं आपके पास कवर करने के लिए। देखिए 4 चैप्टर्स हैं। बेसिक कंसेप्ट्स में आपका आ रहा है सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके अलग अलग फॉर्म्स क्या है, साइंस, आर्ट, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे आपके डिमांड सप्लाई। प्रीवियस सिलेबस में ये सब का एक अलग चैप्टर था पर अब इन्होंने कंबाइन कर दिया इसको, तो बेसिक कंसेप्ट्स में ही आप डिमांड सप्लाई भी कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर हम आ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, फिर यूटिलिटी, वेल्थ, डिमांड, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब 3 चैप्टर्स इन्होंने साथ में मर्ज करके फर्स्ट चैप्टर में डाल दिए हैं। फिर सेकंड आता है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर आप देखेंगे फॉर्म्स अलग अलग, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, ये सारे फॉर्म्स देखेंगे, उनकी प्राइसिंग कैसे होती है वो देखेंगे। फिर थर्ड चैप्टर में आपका मनी और बैंकिंग से रिलेटेड सारा मटेरियल डाल दिया उन्होंने। मनी क्या होता है, मनी के अलग अलग थ्योरीज क्या हैं, बैंकिंग उसके फंक्शंस क्या हैं, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक और क्रेडिट कंट्रोल, ये सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें ये नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है इस बार न्यू सिलेबस में। तो आपका फर्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो पेस्टल नाम से आ रहा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोसाइटल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल एनालिसिस। ठीक है, तो पूरा का पूरा परफेक्ट थ्योरी है। और सेकंड पार्ट है इसका वुकाफू के नाम से, डेट इज वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्विटी और फियर ऑफ अननोन एंड अनप्रेसिडेंटनेस। ये पैंडमिक के टाइम के बाद इन्होंने ये चीज़ें थ्योरी में लाकर स्टूडेंट्स को इन सब सिचुएशन से अवेयर करवाने की बात करी है, इसलिए ये टॉपिक आपको एज अ डिफरेंट चैप्टर पूरा डाल ही दिया उन्होंने। नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट में हम क्या कवर करेंगे। तो मैनेजमेंट में अभी तक जो मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन बेसिक आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, उसके अंदर जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें जो अभी तक आपने 11th-12th में पढ़ी हैं, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, लीडिंग, मोटिवेशन, सब चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर, और डिसीजन मेकिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है जो नया है, बस एक जो ये चीज़ है स्टीवर्डशिप थ्योरी एंड एजेंसी थ्योरी, इसमें हम थोड़ा इसको, ये आपके लिए थोड़ा अलग टॉपिक होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इको से, जो हमारा सेक्शन 1 है। और इसके अंदर सेक्शन ए के अंदर हम देख रहे हैं अपना पहला टॉपिक इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली 2 टर्म्स से बना है। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है वो है ओइकोनोमिया के नाम से। ओइकोनोमिया, इससे डिराइव हुआ है। ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, दैट इज डे टू डे। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि डे टू डे लाइफ में आप किस तरह से पैसे का जो है वो रेवेन्यू किस तरह से आपके आता है, किस तरह एक्सपेंडिचर होता है, किस तरह से आप डिमांड मार्केट में क्रिएट करते हो, उस डिमांड को पूरा करने के लिए मार्केट में सप्लाई कैसे होती है। जब हम सारे फिनेंशियल एक्टिविटीज़ के बेसिक में जाते हैं तो वो होता है इकोनॉमिक्स। तो ये तो एक हाउस होल्ड की बात है, ये तो नॉर्मली कि हमारे घर की बात कर रहे हैं, पर यही चीज़ आप इकोनॉमी में जब करते हो तो वो पूरा एक इकोनॉमिक्स को स्कोप जो है वो बढ़ जाता है। तो उसी स्कोप के बेसिस पे आपको याद होगा 2 टर्म्स आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी अब हम जो पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक है
वो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, सारी इकोनॉमीज जो फेस करती हैं, वो 3-4 प्रॉब्लम्स हैं। कौन सी हैं? पहला कि इकोनॉमी में हम अगर बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पर उनसे भी ज़्यादा क्या है? बॉन्ड्स हैं। रिसोर्सेज हैं, बॉन्ड्स हैं। तो बॉन्ड्स आपको पता है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें अनलिमिटेड बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करना है। तो से आपके पास 1000 रुपीज़ है और आपके जो बॉन्ड्स हैं ना, उनकी लिस्ट तो बहुत सारी है ना। तो अगर हमें इस तरीके से देखना है कि एक लिमिटेड पैसे में हम कितने बॉन्ड्स पूरे कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपको चॉइस मेकिंग का सिचुएशन। और यही जो सिचुएशन है, सेम चीज़ इकोनॉमी भी फेस करती है, क्योंकि उसके रिसोर्सेज भी क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और उसको क्या करना है? उसको बहुत सारा काम करना है, इकोनॉमी को पूरा बनाना है ना, डेवलप करना है। तो उसके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि करने के लिए, तो बॉन्ड्स उसके भी हैं। तब वो क्या प्रोड्यूस करेगी? पहला क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट टू प्रोड्यूस। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हाउ टू प्रोड्यूस सेकेंड क्वेश्चन आता है। तीसरा आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना। तो ये जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो ये 3 होती हैं। अब इनमें से ही इनको सेटिस्फाई करने के लिए ही हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर उसने यही बताया कि ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ह्यूमन वांट्स जो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन वांट्स की, ठीक है, ह्यूमन वांट्स की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन वांट्स को हम क्या बोलते हैं? एंड्स। इकोनॉमिक्स के टर्म्स में क्या बोलते हैं? एंड्स। और रिसोर्सेज जो होते हैं ना, रिसोर्सेज को इकोनॉमिक्स में हम किस नाम से जानते हैं? मीन्स। किस नाम से जानते हैं? मीन्स। तो अगर हम मीन्स मतलब ज़रिया, तो रिसोर्सेज भी ज़रिया होते हैं वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है? बेसिकली इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जो हमें बताती है कि हम अपने लिमिटेड मीन्स में से जो हमारे एंड्स हैं इनको कैसे सेटिस्फाई करें। ठीक है, आगे चलते हैं हम सब्जेक्ट मैटर की तरफ। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? तो इसमें अभी पता है आपको, रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स। यहाँ पर इन्होंने नॉर्मली जो पहले वाला सिलेबस था ना, वहाँ पे तो 4 पार्ट्स ही था, उन्होंने उसको तो वही रखा, पर नीचे गिनती बढ़ा दी उसकी, 7 पार्ट्स कर दिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो कि कितना होता है, तो वो है आपके 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि है प्रोडक्शन, टेक्निक, टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू, प्राइस एंड कंजम्पशन। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं प्रोडक्शन की। अब प्रोडक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन मतलब आप कोई गुड्स को क्रिएट कर रहे हो, कोई गुड्स जो आपके पास पहले से ही हैं उसमें यूटिलिटी डाल रहे हो ताकि वो किसी काम आ सके, तो ही वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई लॉग ऑफ वुड है, तो सिर्फ वुड आप जाके रख दोगे किसी दुकान में तो उससे तो कोई सेंस नहीं बनता, है ना। अगर उसी का आप फर्नीचर बना के उसको सेल करते हो तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? प्रोडक्शन की कैटेगरी में। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस, उसमें अगर आप यूटिलिटी क्रिएट करने जैसी चीज़ कर देते हो, और सेकंड कंडीशन क्या है, और इसको अगर आप फिनेंशियल बेनिफिट के लिए सेल करते हो तो वो किस में आ जाएगा? प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ तो क्लियर है कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? 2 चीज़ों को सेटिस्फाई करना। पहला कि आप उसमें यूटिलिटी क्रिएट करने वाली चीज़ बना रहे हो, और दूसरा उसको मार्केटेबल बना रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग रिसोर्सेज। इट इज़ अ प्रोसेस टू चेंज द रॉ मटेरियल्स इनटू फाइनल एंड फिनिश्ड गुड्स। तो इट इज़ नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन से 4 फैक्टर्स की ज़रूरत है? आप सभी को पता है, जो 11th-12th में कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो उन्हीं के बारे में उन्होंने बताया है। आ जाते हैं अब अपने सेकंड पॉइंट पे,
जो कि है टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी। टेक्निक मतलब क्या? टेक्निक मतलब क्या? इट इज़ अ रेशो। रेशो किस चीज़ का? कि भाई आपने जो इनपुट्स डाले कैपिटल के फॉर्म में, लेबर के फॉर्म में, उसका क्या रेशो बिठाया, उस कॉम्बिनेशन को टेक्नोलॉजी के साथ जब हम ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो डिज़ायर्ड आउटपुट निकलता है। तो वही इसने बोला है टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी। तो टेक्निक इज डिफाइंड एज द रेशो in which the inputs are combined together to produce one unit of a product। तो ये किसके, देखो K से क्या डिनोट किया इन्होंने? कैपिटल को। K से क्या डिनोट किया? कैपिटल को। L से डिनोट किया लेबर को। तो लेबर और कैपिटल का आपने जो भी रखा है रेशो K/L करके, तो वो क्या हो सकता है? 1:4 हो सकता है, 3:4 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज। एक्सचेंज में अब आपने बार्टर सिस्टम के बारे में तो सुना होगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम में हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। बट इस केस में, किस केस में? इस केस में इकोनॉमिक्स में जब मनी का इंट्रोडक्शन हो गया, तो क्या हम बार्टर सिस्टम फॉलो करते हैं? नहीं। तो हम क्या करते हैं? मनी को मीडियम के रूप में यूज़ करते हैं और गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्लासेस ले रहे हैं, तो आपने मनी आपने ऑफ़र किया, उसके बदले में आपको क्या सर्विसेज मिल रही। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सचेंज क्या होता है? हम अपने गुड्स को जब फिनेंशियल बेनिफिट के लिए मनी के साथ हम एक्सचेंज करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा एक्सचेंज चैनल। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, इतनी मगजमारी करके आपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ किया, तो आप क्या कर रहे हो? आप प्रोडक्शन करोगे। अब प्रोडक्शन को अपने पास रखने के लिए तो नहीं कर रहे हो, तो आप प्रोडक्शन कहाँ यूज़ कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब आप करोगे तो वो क्या हो जाएगा? शेयरिंग ऑफ इनकम। किसके साथ? अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इनकम अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो सीधी सी बात समझो इस चीज़ को। ये अभी हमारे फैक्टर्स थे ना, ये ऊपर हमने जो बताया ये फैक्टर्स थे, ये सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम एक टर्म और बोलते हैं फैक्टर इनकम्स, फैक्टर इनकम के नाम से। ठीक है। ये है हमारे फैक्टर इनपुट्स, ये सारे। लैंड को अब फैक्टर इनकम क्या होती है? लैंड की रेंट। लेबर की क्या होती है? वेजेस। कैपिटल की होती है इंटरेस्ट। और ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है? प्रॉफिट। तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक्चुअली फैक्टर इनपुट्स के साथ फैक्टर इनपुट्स को यूज़ कर रहे हैं और उनको बोलते हैं भैया आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दो, और जब हमारा प्रोडक्शन का साइकिल बनेगा ना, और हम जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तब हमको जो भी पैसा रेवेन्यू मिलेगा वो हम आपको फैक्टर इनकम्स के रूप में दे देंगे। तो हम ये सारे फैक्टर इनकम्स देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। ठीक है। तो टोटल इनकम जो भी जनरेट होती है वो हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स के रूप में दे देते हैं। अब आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं इसमें माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। तो माइक्रो क्या होता है ये आपको पता है ना? अभी हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैल्यू। वैल्यू, तो वैल्यू मतलब क्या हुआ? यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू, दो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अब सीधी बात है ना भाई, 11th-12th में तो आपका बेसिक था, अब थोड़ा तो CMA के हिसाब से आप लेवल बढ़ाओगे ना। तो क्या हुआ? यूज़ वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू। यूज़ वैल्यू क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी की आपने यूज़ किया उसको, वो उसकी यूज़ वैल्यू है। उसकी मतलब आपने वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होती है। ठीक है। मतलब अगर जैसे आपने ये पेन यूज़ किया, इसे ये पेन यूज़ कर रही हूँ मैं, तो ये आपकी यूज़ वैल्यू क्या है इसकी कि ये मेरे को राइटिंग में और आपको समझाने में हेल्प कर रहा है। एक्सचेंज वैल्यू क्या होगी?
एक्सचेंज वैल्यू मतलब कि इसको आप दूसरी चीज़ के साथ कितना एक्सचेंज कर सकते हो। अगर मैं इसको वापस मार्केट में सेल करने जाऊँ तो पहली बात तो ये सेल होगा नहीं, रिटेल सेलिंग इज़ नॉट अलाउड। और अगर इसको सेल करने भी जाती हूँ तो इसके साथ मेरे को एक्सचेंज में इसके बदले कितनी कमोडिटीज़ मिल सकती है, वो एक्सचेंज वैल्यू। तो वैल्यू में हम दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसमें हम यूज़ वैल्यू पढ़ रहे हैं जो कि बेसिकली उसकी यूटिलिटी होती है, या वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी बोल सकते हैं इसको। और सेकंड है आपका एक्सचेंज वैल्यू, जो कि आपने इसके साथ जो दूसरे प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करोगे वो आपका एक्सचेंज वैल्यू। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट चीज़ क्या आ रही है इसके अंदर, प्राइस। प्राइस, तो प्राइस जो है वो क्या हो सकता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ द मनी विच इज एक्सचेंज फ्रॉम फॉर 1 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस क्या होती है, जितना पैसा आप उस एक यूनिट के लिए देना चाहोगे, देते हो, ठीक है। इसके लिए मान लो मैंने 100 रुपीज़ दिए हैं तो ये इसकी प्राइस है ना ऑब्वियसली, तो ये एक्सचेंज वैल्यू है कमोडिटी की इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। अब अगर हम इसमें इसने एक चीज़ क्या बोली कि भाई इट इज़ द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी मे और मे नॉट चेंज इवन इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस, ठीक है। जैसे कि मान लो इसकी प्राइजेस हम डबल कर दें, इसकी और किसी और कमोडिटी की, तो जो उनके बीच का एक्सचेंज है, वैल्यू है, वो क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड ही रहेगा, क्योंकि दोनों का डबल कर दिया आपने। जैसे मान लीजिए मैंने इसके बदले एक ग्लास या 1 लीटर बॉटल का डीलिंग करा कि इसकी एक्सचेंज क्या होगी, एक बॉटल पानी। अगर मैंने 2 पेन कर दिए तो मुझे क्या बनेगा, 2 बॉटल पानी, डेट इज कि रेशो जो है वो तो अनचेंज रहा ना, तो वही वो चीज़ बोल रहा है। इफ़ द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी डज नॉट चेंज बाय द सेम प्रपोर्शन द एक्सचेंज वैल्यू विल ऑफ कोर्स चेंज, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इसने एक लाइन गलत लिखी, इफ़ द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी डज नॉट चेंज बाय द सेम प्रपोर्शन। अगर वो उसने क्या बोला कि भाई अगर कमोडिटी की सेम प्रपोर्शन में अगर चेंज नहीं हो रहा है, डेट इज़ कि इसका भी जो कमोडिटी में जिसके साथ ही एक्सचेंज करना चाहती हूँ उसका रेशो अगर सेम प्रपोर्शन से चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसको एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, यही उसने बोला, ठीक है। आगे चलते हैं माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी ना यहाँ पे, मैक्रो और माइक्रो। अब मैक्रो और माइक्रो आपको पता है क्या होता है। माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो में हम किस बारे में बात करते हैं, प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्यों आया प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इंडिविजुअल फर्म जो होती है वो अपने आप डिसाइड करती है कि मुझे मेरी लैंड कितने में लेनी है, उसमें प्लांट कौन सा लगाना है, मशीनरी कौन सी लगानी है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसकी प्राइसिंग कितनी रखनी है। तो यहाँ सब क्या है, ये एक इंडिविजुअल फर्म जो है वो अपनी चीज़ें खुद डिसाइड कर रही है, तो वो है माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वो तय करेगी कि मुझे अपने वर्कर्स को कितना लेबर देना है, कितना वेजेस देना है, कितना कैपिटल में उठाऊंगी, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ये सब सारे डिसीजंस मेरे है ना। तो ये हो गया माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं ये देख लीजिए, ये वाले हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, मॉडर्न थ्योरी, डिफरेंट वेज थ्योरी। तो एक स्मॉल टिप कि भाई जब आपको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, तो ये फैक्टर इनकम से रिलेटेड, और यहाँ पर भी हम फैक्टर प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो क्या होगा, मैक्रो का मतलब आप पूरे नेशनल इनकम को अलग अलग फैक्टर्स में, टोटल फैक्टर्स में कैसे बांटते हो। मैक्रो का मतलब तो समझ में ही आता है, एग्रीगेट, एग्रीगेट में आप सब पढ़ते हो, टोटलिटी में पढ़ते हो, तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्लानिंग, हम पूरे बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो जो हमारे इकोनॉमी से रिलेट करते हैं वो सारे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कंजम्पशन। अब कंजम्पशन की बात करें तो सीधी सी बात है कि कंजम्पशन क्या होता है, इंडिविजुअल जब कोई चीज़ कंजम्पशन के लिए खरीदता है तो वो अपने एंड यूज़ के लिए खरीदता है और ना कि वापस बेचने के लिए, ठीक है। तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम वापस रीसेल कर लें,
जैसे मान लीजिए हमने कोई घर खरीदा, अगर हम उसमें रह रहे हैं तो वो हमारा कंजम्पशन है, पर अगर हमने उसको इसलिए ख़रीदा है कि हम इन्वेस्ट करके पटक रहे हैं उसको, या फिर फर्दर में हम आगे उसको बेच देंगे, तो वो कंजम्पशन में नहीं आएगा। तो देखिए क्या लिखा है, कंजम्पशन इज टिपिकली डिफाइंड एज द फाइनल परचेज बाय एन इंडिविजुअल डेट आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ सम सॉर्ट, ठीक है। इन सम अदर वर्ड्स, व्हेन यू बाय फूड, क्लॉथ्स, कुछ भी आप खरीदते हो तो अपने लिए अगर खरीद रहे हो तो कंज्यूम करने के लिए खरीद रहे हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे ये 7 जो हैं सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स के, ये ख़त्म। अब हम डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं अब हम। तो यहाँ पर हमारे यही 4 डेफिनेशन हैं जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। वेल्थ है, वेलफेयर है, स्केर्सिटी एंड ग्रोथ डेफिनेशन, ठीक है। वेल्थ डेफिनेशन के बारे में बात करें, देखिए अब ये आपको पूरा पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स आएगा, है ना। तो मैं अब आपको हर चीज़ जो आपने 11th और 12th में पढ़ी है उसे हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। एक अगर जनरल आइडिया भी है तो ये जो छोटे टॉपिक्स हैं इन पे इतना ही आता है, तो उसका हम जनरल आइडिया के साथ ही स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें डीप स्टडी होनी चाहिए तो मैं आपको उसके हिसाब से करवाऊँगी, ठीक है। वेल्थ डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले आ रहा है। और वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया है, एडम स्मिथ, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। उनकी एक बुक आई थी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ ह्यूमन वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो अगर ये 1776 में ये बुक आई थी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन आता है वेल्थ डेफिनेशन किसने दी, एडम स्मिथ ने। दूसरा आएगा, उन्होंने बुक लिखी, उसका नाम क्या है, तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तीसरा कि कौन से ईयर में लिख करा, तो 1776 में। अब हुआ क्या है कि उन्होंने क्या बोला वेल्थ डेफिनेशन में कि भाई सिर्फ पैसा ही बोलता है, पैसा पैसा ही करना है इसमें, पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे जाता है, पैसा कहाँ यूज़ होता है, उसी के बारे में इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ मटेरियल चीज़ों को देखा, कौन सी चीज़ आ सकती है, कौन सी आप खरीद सकते हो, कौन सी आप बेच सकते हो, इसके बारे में। इमटेरियल चीज़ें जैसे इमोशंस हैं, फ्रेंडशिप है, गुडविल है, ठीक है, इनको ये नहीं मानते, नहीं जानते। तो यहाँ पर हमको क्या बात करनी है, वेल्थ डेफिनेशन की बात करनी है। इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ। और उन्होंने बस यही बताया कि वेल्थ प्रोड्यूस कैसे होता है, कंज्यूम कैसे होता है, एक्सचेंज कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसा होता है। इकोनॉमिक मैन इज़ अ इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक की अगर बात कर रहे हैं ना तो याद रखना इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड, और पैसे के लिए कौन है, वेल्थ डेफिनेशन। वेलफेयर में हम क्या बोलेंगे कि जो इकोनॉमिक्स में ना जो मार्शल साहब जो हैं वो क्या समझते हैं, मैन को सोशल मैन, ये यहाँ इकोनॉमिक मैन मानते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। सारी डेफिनेशन सिर्फ वेल्थ के पीछे ही चल रही है और ये सिर्फ मटेरियल वेल्थ को ही मानते हैं। आगे चलते हैं, क्रिटिसिज्म्स किसी का नहीं पढ़ना है हमें। आगे चलते हैं वेलफेयर डेफिनेशन पे। तो वेलफेयर डेफिनेशन में हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पैसा आया पैसा गया। अगर वो जो पैसा आप क्रिएट कर रहे हो, पैसे से जो भी प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हो, जब तक ये लोवेस्ट कैटेगरी के लोगों तक, जो आम जनता है, वर्कर्स हैं, उन तक नहीं जाता और उनकी लाइफ में कोई वेलफेयर नहीं लाता, तब तक इस पैसे का कोई मतलब नहीं है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब कि आपको ये देखना है कि वो जो पैसा आप कमा रहे हो वो कितना वेलफेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या चीज़ देखी, सबसे पहले इस डेफिनेशन में आएगा कि ये डेफिनेशन किसने दी, तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दी। सेकेंड, उन्होंने कौन सी बुक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक लिखी। तीसरा कौन से ईयर में लिखी, तो 1870 में लिखी, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, इसके लिए तो मैं बोलूँगी। फोर्थ क्वेश्चन यही आने वाला। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, बस इतनी सी याद करनी है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मैन काइंड के बारे में क्यों बोला, जन्म से लेके मरने तक, जन्म से लेके मरने तक आप किस किस तरीके से जो वेल्थ और वेलफेयर, मतलब जो पैसा आया, आपने डिमांड क्रिएट किया, वो जो जो चीज़ें हैं वो सब आपको बतानी है। तो ये स्टडी ऑफ मैन काइंड है ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में, ठीक है। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, देखो मैंने बताया था जो
कि इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस, ये मटेरियल इमटेरियल दोनों चीज़ों को हैंडल करता है, दोनों चीज़ों को डील करता है। इकोनॉमिक्स में हम नॉर्मल साइंस बोल रहे हैं, नॉर्मल और पॉजिटिव, ये हम पढ़ेंगे अभी, नॉमिनेटिव पॉजिटिव ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि टॉप प्रायोरिटी क्या है, टॉप प्रायोरिटी है आदमी का वेलफेयर, और सेकेंडरी प्रायोरिटी क्या है, वेल्थ, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने देखो क्या लिखा है, मार्शल एनहेंस द स्टेटस ऑफ मैन फ्रॉम इकोनॉमिक मैन टू सोशल मैन। इकोनॉमिक किसने बोला था, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने, उससे हम किस पे आ गए, सोशल मैन पे। तो यहाँ पर हम मटेरियल गुड्स के बारे में बता रहे हैं जो ह्यूमन वेलफेयर करता है, ठीक है। चलो, तो अब ये हमको क्रिटिसिज्म इसमें भी नहीं पढ़ना है। तीसरी डेफिनेशन आती है स्केर्सिटी और रॉबिन्स की डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और कहा जाए तो उस टाइम की सबसे प्रैक्टिकल डेफिनेशन जो इन तीनों में थी ना, वो यही थी रॉबिन्स की। वो ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, और हमेशा ह्यूमन बिहेवियर में क्या एक होता है, वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करना लिमिटेड रिसोर्सेज में। तो मीन्स और एंड्स के बीच में जो युद्ध होता रहता है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, उसके बिहेवियर को स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्केर्सिटी डेफिनेशन का। जो पहला क्वेश्चन आता है वो है लियोनेल रॉबिन्स का। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि फेमस बुक कौन सी लिखी, तो भाई एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो 1932 में आया। नेक्स्ट हमारी बात आती है कि भाई ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, और फोर्थ क्या आएगा, फोर्थ इनकी डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। कुछ याद आया जो पढ़ा हुआ था 11th-12th में। अब और डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूज़ होते हैं, तभी चॉइस मेकिंग होती है। इनकी डेफिनेशन को चॉइस मेकिंग डेफिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स जो है वो एनालिटिकल साइंस है। पहले वाले में क्या बोला था, इकोनॉमिक में जो मैन है वो इकोनॉमिक्स मैन है, वो है प्रोफेसर एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स में जो मैन है वो है सोशल मैन, वो है अल्फ्रेड मार्शल। और तीसरा यहाँ पर वो पॉजिटिव साइंस के रूप में बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस का मतलब कि आप जो चीज़ जैसी है वैसे ही पढ़ते हो। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव नॉर्मेटिव, उसमें क्लियर हो जाएगा। न्यूट्रल बिटवीन एंड्स मतलब कि कोई भी एंड्स आप सेटिस्फाई कर रहे हो, आप में अगर जैसे 4 वांट्स बोला तो 4 वांट्स में भी आप रैंकिंग दे दोगे कि मुझे ये सबसे पहले चाहिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी जो आपको लगे कि एक्सचेंजेबल है या अल्टरनेटिव यूजेस के हैं, तो आपको वो भी फुलफिल हो गई तो चलेगा। तो न्यूट्रल है उस हिसाब से कि कोई भी एंड आपका, कोई भी वांट आपका सेटिस्फाई हो गया तो वो आप न्यूट्रलिटी में उसमें, ठीक है। क्रिटिसिज्म्स तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। आगे चलते हैं ग्रोथ डेफिनेशन के बारे में। ग्रोथ डेफिनेशन जो है वो हमें किसने दी है, J.M. कीन्स एंड P.N. सैमुअल्सन ने, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, एन इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, एन इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। तो पहला क्वेश्चन है कि ये डेफिनेशन किसने दी, सेकंड क्वेश्चन है कि ये इंट्रोडक्टरी एनालिसिस के रूप में है, तीसरा है 1948 में दी है, ईयर थोड़े याद रख लेना, ठीक है। और फोर्थ की इसमें हम करते क्या हैं। तो भाई इसमें जो मोटे मोटे तौर पे इतनी बड़ी डेफिनेशन को नहीं देखना है, आपको इसमें ये देखना है जो मेन पॉइंट्स बोले हैं इन्होंने कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्स हैं, उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ये अभी तक मैं बता चुकी हूँ कई बार। सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की, इसीलिए आपको क्या कौन से टाइम पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बंदा है, उसको आप पैसे दो या खाना दो, अगर वो भूखा है तो पहले खाना प्रेफर करेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, एट पर्टिकुलर टाइम जो आपको वांट सेटिस्फाई करता हो वो आपका टाइम एलिमेंट जो है वो यहाँ पर इस डेफिनेशन में कंसीडर करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो दूसरी प्रीवियस डेफिनेशंस में नहीं थी वो है इकोनॉमिक ग्रोथ की बात। अब इकोनॉमिक ग्रोथ किससे आता है, वो आता है सेविंग्स
कितनी हुई इकोनॉमी में, उससे आता है पहला। और दूसरा इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो पहला है सेविंग्स, दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करके आपको किस तरीके से आपका काम चलता है, आपकी इकोनॉमी का काम चलता है, तो वो ग्रोथ डिफाइन करता है, ठीक है। अब इन्होंने थोड़ा सा वेलफेयर ले लिया, इसमें थोड़ा सा स्केर्सिटी डेफिनेशन, उन दोनों को मिक्स करके डेफिनेशन बनाई, ठीक है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस। इसमें हम सीधे इस चार्ट पे जाएंगे, क्योंकि हम माइक्रो के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमें इसमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, और मैक्रो के भी हम चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रो के बारे में जो वर्थ चीज़ है वो सबसे पहले जो आएगी ना, वो ये ध्यान रखना कि ये जो टर्म है ये कहाँ से आए, ये टर्म कहाँ से आए, ये दिया रेगनार फ्रिश ने, ठीक है। दूसरा कि जो माइक्रो का वर्ड है ना, ये किस वर्ड का ब्रेकडाउन है, उसका मतलब क्या है। तो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है, जिसका मतलब है अ मिलियंथ पार्ट या फिर बहुत स्मॉल पार्ट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। किसकी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की, एक हाउस होल्ड की, एक कंपनी की, एक, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है ना, ये देख लो पहले, स्कोप क्या है इसका। 3 तरीके से मैंने अभी आपको बताया था, फैक्टर प्राइसिंग के बारे में भी बात की थी ना अभी मैंने आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फैक्टर प्राइसिंग है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में, ये एक स्कोप इसका ये है। दूसरा स्कोप है इसका थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर। अब इकोनॉमिक वेलफेयर में आप जब ये देखते हो कि मैं प्रोडक्शन को कैसे एफिशिएंट कर सकता हूँ, कंजम्पशन को कैसे एफिशिएंट कर सकता हूँ, और ओवरऑल एफिशिएंसी इन दोनों में किस तरीके से आएगी एज एन इंडिविजुअल फर्म, वो इसकी थ्योरी आ जाती है, स्कोप बढ़ जाता है इसका। तो ये दूसरा था इकोनॉमिक वेलफेयर। तीसरा एक और डायमेंशन है इसका, प्रोडक्ट प्राइसिंग। तीसरा डायमेंशन क्या है, प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो इसमें हम क्या देखेंगे, डिमांड और सप्लाई हमारे ही प्रोडक्ट की, बट ऑफ कोर्स कि हमारा जो प्रोडक्ट है इसका डिमांड कितना है, इसका सप्लाई कितना है, हमें प्राइसिंग कैसे रखनी है, अपने फैक्टर इनपुट्स को, फैक्टर इनकम्स किस तरीके से देना है, एफिशिएंसी कैसे अचीव करनी है। तो ये सब इसका दायरा हो गया, ठीक है। आगे हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक में क्या होता है, देखो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आता है ये, और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज और वेरी बिग, ठीक है, लार्ज और वेरी बिग। तो अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं भाई, इसमें तो हम टोटलिटी में देखते हैं ना, एग्रीगेट्स में डील कर रहे हैं, टोटल्स में डील कर रहे हैं। तो टोटल्स में क्या आ सकता है, नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, सेविंग्स, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। अगर हम आगे के ब्रेकडाउन को देखें तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि ये ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आता है, ये भी हमने देख लिया, इसकी एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब इसका स्कोप को हम इसमें कवर कर लेंगे। ये देखिए स्कोप जो है वो किस में आ गया, थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके अंदर आउटपुट की अगर बात करें तो कंजम्पशन भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स की बात करें तो ट्रेड साइकिल्स आपको पता है क्या होता है, जैसे हमने बूम पीरियड का बोला, रिसेशन का बोला, या डिप्रेशन का बोला, या हमने पीक की बात की, या हमने रिकवरी की बात की, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी पीक, रिकवरी, बूम, रिसेशन, ये ट्रेड साइकिल्स है। मतलब इकोनॉमी अलग अलग कौन कौन से फेजेस को देखती है, वो होता है आपका ट्रेड साइकिल्स। थियोरी ऑफ इन्फ्लेशन, आपके लिए तो एक इंडिविजुअल यूनिट के लिए थोड़ा इन्फ्लेशन हो रहा है, पूरी इकोनॉमी के लिए हो रहा है, इसमें ही आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा। और अब बट ऑफ कोर्स माइक्रो को भी हम इसमें स्टडी में लेंगे, तो माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके अंदर आता है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ कि स्कोप कितना है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, आज हमने देखा भाई कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर क्या है उसका,
फिर उसके बाद हमने डेफिनेशंस देखी, 4 तरह की डेफिनेशंस देखी। डेफिनेशंस के बाद हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, उनके स्कोप के बारे में स्टडी किया। ठीक है, अब ये जो है नेक्स्ट टॉपिक आएगा आर्ट और साइंस। ये भी हम पूरा कर ही लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। देखिए, आर्ट और साइंस के बारे में बात करें तो साइंस क्या होता है, इकोनॉमिक्स के साइंस के रूप में अगर हम देखें तो साइंस क्या होता है। साइंस मतलब कोई चीज़ जिसका कि कॉज एंड इफेक्ट हो, कोई चीज़ होती है और उसके बदले उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेशन करते हैं किस चीज़ का, पहले फैक्ट्स कलेक्ट किया, एनालाइज किया, एक्सपेरिमेंट किया और उसका कंक्लूजन को हम क्या करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कंक्लूजन डिराइव करते हैं। तो साइंस भी है इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ें जो डिमांड सप्लाई से रिलेटेड हैं, ये सब हमारा प्रैक्टिकली होता है। ठीक है, तो ये हमारा साइंस का एस्पेक्ट है। तो साइंस के एस्पेक्ट में देखिए क्या लिखा उन्होंने कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। डेटा का हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, ये सब चीज़ें की हमने। फिर हमने क्या किया, उनके बेसिस पे लॉज और थ्योरीज बनाई और रियल वर्ल्ड में उसको टेस्ट किया